है बच्चों हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है संजय कैम ट्यूटोरियल। मेरा नाम है सूरज राज और मैं हूं आप सभी का फिजिक्स टीचर। तो जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि झारखंड बोर्ड ने क्लास 11 टर्म 2 के लिए कुछ सेट्स जारी किए हैं। उनमें से 2 सेट्स जो है वो हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज बारी है तीसरे सेट को भी समाप्त करने की। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हर सेट के अंदर 3-3 सेक्शंस है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो इस सेट के अंदर भी 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, बी और सी। तो आज हम सभी सेक्शंस को एक ही वीडियो में जो है वो कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए तो सेक्शन ए का जो पहला क्वेश्चन है वो एक न्यूमेरिकल है, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू बॉडीज इज 1 न्यूटन। दो वस्तुओं के बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसका मान दिया हुआ है 1 न्यूटन। इफ द डिस्टेंस बिटवीन them is doubled, what will be the force between them? अगर उन दोनों वस्तुओं का जो दूरी है उसको 2 गुना कर दिया जाए तो उनके बीच कितना बल लगेगा, यहां ध्यान दीजिएगा। तो फोर्स हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना, 1 न्यूटन। अब बोल रहा है कि डिस्टेंस जो है वो 2 गुना हो जाएगा, यानी कि अगर पहले डिस्टेंस r था बाद में क्या हो जाएगा 2r। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, जहां पे g है हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो जो नया फोर्स है उसको मैंने मान लिया F डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी m1 m2, r के जगह क्या ले लेंगे हम लोग 2r, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2r का होल का स्क्वायर। तो क्या हो गया जी m1 m2 बाय 4r का स्क्वायर। अब देखिए 1/4 को अलग मैंने कर दिया और यहाँ जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर को अलग मैंने कर दिया। अब ये देखिए जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर जो है वो बच्चों किसके इक्वल है, ओरिजिनल फोर्स यानी कि F के इक्वल है। तो इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूँ F, और F का मान कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 1 न्यूटन। तो क्या हो जाएगा F/4 यानी कि 1/4, तो 1/4 का वैल्यू कितना आ जाएगा 0.25 न्यूटन। तो नया फोर्स हमारा जो है उसका वैल्यू कितना आ गया 0.25 न्यूटन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या है, Why is the weight of a body at poles is more than the weight of a body at equator? यानी कि किसी बॉडी का जो वेट है वो पोल्स पर अधिक क्यों होता है, किसकी तुलना में, इक्वेटर में, उसकी तुलना में। यानी कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि वेट ऑफ ए बॉडी एट पोल्स इज ग्रेटर देन वेट ऑफ ए बॉडी एट इक्वेटर। व्हाई दिस हैपेंस? तो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल्स जो है वो ग्रेटर होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर। दैट्स वाई हम बोल सकते हैं कि जो वेट है किसी भी बॉडी का पोल्स पर वो अधिक होता है इक्वेटर की तुलना में, because acceleration due to gravity at poles is greater than the acceleration due to gravity at equator। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। What we measure using a spring balance? स्प्रिंग बैलेंस के द्वारा हम क्या चीज को मेजर कर सकते हैं? स्प्रिंग बैलेंस के द्वारा जो है हम लोग क्या चीज को मेजर कर सकते हैं? तो उसके द्वारा जो है हम लोग किसी बॉडी का वेट मेजर कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द डायमेंशंस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का जो है वो डायमेंशन हमको बताना है। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए जो है एक फॉर्मूला है F इज इक्वल टू नीटा a dv बाई dx, इसको कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो नीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा F बाय a dv बाय dx। तो इस फॉर्मूले के मदद से जो है हम लोग जो है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन निकाल सकते हैं, जो कि होता है m l का पावर -1 t का पावर -1। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
Which thermodynamic variable is defined by the first law of thermodynamics? थर्मोडायनेमिक्स का जो प्रथम नियम है, जो प्रथम सिद्धांत है, इसके द्वारा जो है हम किस थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स को परिभाषित कर सकते हैं? तो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल जिसको कि हम लोग डिफाइन कर सकते हैं बाय द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसका नाम क्या है? हीट एनर्जी। यानी कि हीट एनर्जी को जो है हम डिफाइन कर सकते हैं थ्रू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगला क्वेश्चन, इन विच मीडियम साउंड ट्रेवल फास्टर, आयरन, वाटर और एयर? तो साउंड जो है वो सबसे ज़्यादा फास्ट जो है वो किसी सॉलिड में ट्रेवल करता है। तो इन तीनों में जो है सॉलिड कौन है? आयरन। तो आयरन में जो है वो साउंड जो है वो ज़्यादा फास्ट ट्रेवल करता है एज कम्पेयर टू दीज टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थर्मल चेंज इन एयर व्हेन ए साउंड वेव प्रोपोगेट्स थ्रू इट? जब कोई साउंड वेव जो है वो प्रोपोगेट करता है तो एयर में कौन सा थर्मल चेंज जो है वो उत्पन्न होता है? तो जो थर्मल चेंज उत्पन्न होता है हवा में, उसको हम लोग कहते हैं क्या? एडियाबैटिक चेंज। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ? यानी कि पृथ्वी के सतह पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मान क्या होगा? तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मान क्या होगा? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अगर सेंटर ऑफ अर्थ बोलता तो जी का मान कितना हो जाता है? 0। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए बढ़ते हैं इसके अगले प्रश्न की ओर। राइट द एक्सप्रेशन फॉर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ। यानी कि पृथ्वी के सतह पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या एक्सप्रेशन होगा? तो उसका जो फॉर्मूला है वो है स्मॉल जी, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू कैपिटल जी, यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मल्टीप्लाइड विथ मास ऑफ अर्थ बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, या कह सकते हैं हम लोग डिस्टेंस इसको। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये हो गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल ये कांस्टेंट, ये हो गया हमारा मास, और ये क्या हो गया हमारा डिस्टेंस। तो ये हो गया g इज इक्वल टू स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G m अपॉन r स्क्वायर। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। नेक्स्ट, राइट एनी वन फैक्टर ड्यू टू विच एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंजेस। तो जब हम किसी भी वस्तु को पृथ्वी के सरफेस से और ऊपर लेके जाते हैं तो उस वस्तु का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? चेंज होता है। ऑन गोइंग सम हाइट above from the surface of earth, acceleration due to gravity of the object changes. Next, a string of mass 2.5 kg is under a tension of 200 Newton. The length of the string is 20 meter. If a transverse wave if a transverse jerk is struck at one end of the string, how long does the disturbance take to reach the other end? तो ये एक न्यूमेरिकल है, दूसरा न्यूमेरिकल है सेट के अंदर। तो हमें मास दिया हुआ है क्वेश्चन में 2.5 kg, टेंशन दिया हुआ है 200 न्यूटन, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दिया हुआ है 20 मीटर। हम मास पर यूनिट लेंथ निकालना चाह रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? 2.5 बाय 20 कितना हो जाएगा यहाँ? 1/8, यानी कि मास पर यूनिट लेंथ कितना आ गया? 0.125 मीटर। अब हम जो है वो वेलोसिटी निकालना चाह रहे हैं। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? v इज इक्वल टू अंडर रूट टेंशन अपॉन म्यू। म्यू क्या है? मास पर यूनिट लेंथ। तो टेंशन का वैल्यू कितना है? 200। तो यहाँ पुट कर देंगे क्या? 200। और मास पर यूनिट लेंथ कितना है? 0.125 मीटर। तो जैसे ये हमारा दिया हुआ है 200, 0.125, यहाँ हटाएंगे तो कितना आएगा? 1000 आएगा। चलिए अब ये 25 का टेबल में इसको अगर हम काटते हैं तो ये जाएगा 5 बार में, ये कितना बार में जाएगा? ये जाएगा 40 बार में, फिर ये 1 8 कितना हो जाएगा? रूट अंडर 1600। तो 1600 का कितना आएगा? 40। तो हमारा वेलोसिटी आ गया 40। तो हमको टाइम निकालना था, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा? L/v। वेलोसिटी बराबर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है ना। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट बाय
वेलोसिटी, तो डिस्प्लेसमेंट को मान लिया L यानी कि लेंथ ऑफ स्प्रिंग, V हो गया वेलोसिटी, कितना है 20 और ये कितना है 40, कितना आ जाएगा 0.5 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉडी ऑफ मास स्मॉल m सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग एग्जीक्यूट SHM, प्रूव दैट द टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व ड्यूरिंग द SHM। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल एनर्जी जो है वो SHM के दौरान जो है वो कंजर्व होगा, वो हमको प्रूव करना है। ये पिछले सेट में भी था। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ mv²। अब वेलोसिटी इन SHM का इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा का स्क्वायर अंडर ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये जो वी स्क्वायर है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला में, इसमें इस वी स्क्वायर को पुट कर देते, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर अंडर ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इसके जगह जो है हम लोग जानते हैं क्या लिखेंगे, के होता है ना, m इंटू ओमेगा का स्क्वायर जो होता है वो k के इक्वल होता है, तो हमने इसको k से रिप्लेस कर दिया। तो क्या हो गया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, k इज इक्वल टू हाफ k अंडर ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर डिस्प्लेसमेंट बहुत ही कम है तो वर्क भी बहुत ही कम होगा, तो डिस्प्लेसमेंट मैंने मान लिया क्या है dy, तो वर्क क्या हो जाएगा dw। जैसा कि मैंने आप लोग जान रहे हैं कि यहाँ पे जो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स होता है वो ऑलवेज नेगेटिव होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस लगाया। तो dw इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f का वैल्यू क्या होता है ky होता है, तो यहाँ पे f इज इक्वल टू क्या होता है माइनस ky होता है, तो इस f के जगह मैंने क्या पुट कर दिया यहाँ माइनस ky, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो dw इज इक्वल टू ky dy, इसको मैंने मान लिया क्या इक्वेशन 1। इसको अगर लिमिट नहीं भी लीजिएगा तब भी चलेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को इंटीग्रेट करेंगे, तो दोनों तरफ मैंने इंटीग्रेशन जो है इंटीग्रल लगाया, तो dw का क्या हो गया w, और यहाँ k जो है वो कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकाल दिए, तो क्या हो गया k बाहर आ गया। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं x का पावर n dx का फॉर्मूला क्या होता है, x का पावर n+1 बाय n+1, तो यहाँ क्या है y dy है, y का पावर 1 है तो y का पावर 1+1 बाय 1+1 यानी कि y स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा। तो यहाँ w इज इक्वल टू के वाई स्क्वायर बाय 2 आ गया, तो यही जो वर्क डन है वो किस रूप में स्टोर हो गया, हमारा पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया, u इज इक्वल टू हाफ के वाई स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का सम। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आया, हाफ के अंडर ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आया, हाफ के वाई स्क्वायर। तो दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हाफ के जो है वो कॉमन आएगा, क्या बचेगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये वाई स्क्वायर कट गया, क्या बचा हाफ के ए स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी जो है वो हमारा ये आ गया हाफ के ए स्क्वायर। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है ये है कि एंटीसेप्टिक्स हैव लो सरफेस टेंशन। वाई, एंटीसेप्टिक्स जो होते हैं उनका लो सरफेस टेंशन होता है। लो सरफेस टेंशन इसलिए होता है ताकि वो घाव पे या चोट पे जो है वो ज़्यादा स्प्रेड कर सके। सरफेस टेंशन जो होता है वो एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है किसी भी लिक्विड का जिसका लिक्विड जो है वो अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना चाहता है, लेकिन एंटीसेप्टिक जो होते हैं उनका सरफेस टेंशन लो होता है ताकि वो उस चोट पर या घाव पे ज़्यादा फैल सके, ताकि इसको अच्छी तरीके से ठीक कर सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, What will be the effect of increasing temperature on angle of contact? तो जब हम एंगल ऑफ कांटेक्ट के लिए टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, है ना, तो क्या इफेक्ट होगा, तो हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑल्सो इंक्रीजेस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस। अब देखिए, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो सरफेस टेंशन पे क्या प्रभाव होगा, तो अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो सरफेस टेंशन क्या होगा, डिक्रीज करेगा। एंगल ऑफ कांटेक्ट के लिए टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करेगा, लेकिन सरफेस टेंशन के लिए हमारा टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं।
State first law of thermodynamics. On its basis, establish the relation between the two molar specific heat for a gas. चलिए, तो पहला इसका टर्म कर लेते हैं, स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि अगर हम किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को कुछ हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो वो थर्मोडायनेमिक सिस्टम जो है उस हीट एनर्जी का यूटिलाइजेशन जो है वो दो फॉर्म्स में करेगा। सबसे पहले अपने इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करना चाहेगा, फिर कुछ वर्क करेगा। इफ सम हीट इज सप्लाइड टू ए सिस्टम देन द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब becomes equal to the sum of increase in internal energy and work done by the system. इसका इक्वेशन क्या है? डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस वर्क डन। ठीक है, नेक्स्ट अब हमको सेकेंड पार्ट में ये वाला जो है डेरिवेशन जिसको हम लोग कहते हैं मेयर्स फॉर्मूला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग करेंगे। ठीक है, तो Cp क्या है बच्चों? स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। Cv क्या है बच्चों? स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। R क्या है बच्चों? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं PV इज इक्वल टू होता है nRT, ये होता है हमारा आइडियल गैस इक्वेशन। अगर n का मान 1 ले ले तो क्या इक्वेशन हो जाएगा हमारा? PV इज इक्वल टू RT। क्लियर? अगर हम एक गैस है, आइडियल गैस है, ठीक है, जिसका टेम्परेचर मान लेते हैं T1 और उसी गैस का वॉल्यूम मान लेते हैं V1, तो क्या इक्वेशन होगा? PV1 इज इक्वल टू RT1। इसको मान लिया इक्वेशन 1। अब उसी आइडियल गैस का टेम्परेचर मान लेते हैं T2, उसी आइडियल गैस का वॉल्यूम मान लेते हैं V2, तो हमारा इक्वेशन क्या आएगा? PV2 इज इक्वल टू RT2। इसको मान लिया इक्वेशन 2। अब मैं क्या करूंगा? इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा? PV2 माइनस PV1 इज इक्वल टू RT2 माइनस RT1। तो यहाँ P कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा? V2 माइनस V1। यहाँ R कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा? T2 माइनस T1। तो V2 माइनस V1 चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा V लिख दिया, T2 माइनस T1 चेंज इन टेम्परेचर यानी कि डेल्टा T हो गया। चलिए, एंथैल्पी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है? डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, ये होता है। अब बताइए इस P डेल्टा V के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? R डेल्टा T। तो क्या हो जाएगा इक्वेशन? इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए। ठीक है, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस R डेल्टा T। अब हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन के दोनों साइड डेल्टा T से जो है वो भागा देंगे, तो क्या हो जाएगा? डेल्टा H बाई डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा U बाई डेल्टा T प्लस R डेल्टा T बाई डेल्टा T, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ डेल्टा H बाई डेल्टा T होता है हमारा Cp इज इक्वल टू डेल्टा U बाई डेल्टा T होता है हमारा Cv प्लस R। तो इस Cv को वहां भेज देंगे तो क्या होगा? Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। चलिए नेक्स्ट, Why गैस इज कूल्ड व्हेन एक्सपेंडेड? जब गैस को कूल किया जाता है तो वो फैलता क्यों है? तो अगर गैस को कूल किया जाएगा बच्चों तो उसका टेम्परेचर क्या होगा? उसका टेम्परेचर घटेगा। टेम्परेचर घटेगा यानी कि प्रेशर घटेगा। टेम्परेचर घटेगा तो उसका इंटरनल एनर्जी भी डिक्रीज करेगा। व्हेन ए गैस इज कूल्ड देन इट्स वॉल्यूम जो है उसका क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है, जिस कारण उसका प्रेशर क्या हो जाता है? घट जाता है। और अगर प्रेशर जो है वो घटेगा तो उस गैस का इंटरनल एनर्जी भी क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला पार्ट इस क्वेश्चन का, एयर प्रेशर इन कार टायर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस ड्यूरिंग ड्राइविंग। यानी कि जब हम किसी भी गाड़ी को, किसी भी कार को ड्राइव कर रहे हैं तो उसके जो टायर्स के अंदर एयर प्रेशर जो है वो बढ़ता है या घटता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंक्रीजेस। ठीक है, यानी कि एयर प्रेशर किसी भी कार के टायर के अंदर क्या होता है? इंक्रीज होता है जब हम कार को चलाते हैं। नेक्स्ट, नेम द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस ड्यूरिंग विच टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। एक ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बारे में हमको बताइए जिसमें कि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होता है। तो एक ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसमें कि टेम्परेचर कांस्टेंट हो उसका नाम है आइसोथर्मल प्रोसेस। अगला क्वेश्चन,
इलास्टिसिटी को डिफाइन करना है। इलास्टिसिटी क्या होता है? कोई भी वस्तु जब अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन कर लेता है डिफॉर्मिंग फोर्स के हटने के पश्चात, तो हम ऐसे बॉडी को कहते हैं इलास्टिक बॉडी, और इस तरह के प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं इलास्टिसिटी। इफ ए बॉडी regains its original shape and size after the removal of deforming force, then the body is said to be elastic body, and such kind of property is known as elasticity। जैसे कि रबर होता है, उसको अगर हम स्ट्रेच करेंगे तो वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज को जो है क्या हो जाएगा, वो हट जाएगा। एक डिफॉर्मिंग फोर्स उस पर लगाएंगे, यानी कि जब हम कोई रबर को स्ट्रेच करते हैं उस पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं तो उसका शेप और साइज जो है वो बदल जाता है। जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाते हैं तो वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज को खुद कुछ हद तक रिगेन कर लेता है। इसीलिए रबर जो है वो एक इलास्टिक बॉडी जो कौन से प्रॉपर्टी को शो करता है, इलास्टिसिटी को। नेक्स्ट, अल्टीमेट स्ट्रेस क्या होता है? अल्टीमेट स्ट्रेस, तो अल्टीमेट स्ट्रेस वह मैक्सिमम स्ट्रेस है ना, जहाँ तक कोई भी बॉडी जो है वो विथ स्टैंड होता है, यानी कि बना हुआ रहता है ना, जब तक हम उस बॉडी को जो है वो ब्रेक ना कर दे। यानी कि इस स्ट्रेस के बाद अगर हम और थोड़ा स्ट्रेस लगाएंगे बॉडी पे तो वो बॉडी क्या हो सकता है, ब्रेक हो सकता है। तो उस मैक्सिमम स्ट्रेस को ही क्या कहा जाता है, जहाँ तक बॉडी बना रहे उस मैक्सिमम स्ट्रेस को ही हम लोग कहते हैं क्या, अल्टीमेट स्ट्रेस। इलास्टिक लिमिट क्या होता है? तो वह मैक्सिमम स्ट्रेस जहाँ तक कोई भी इलास्टिक बॉडी जो है वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन कर लेता है ना, आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। जैसे मान लीजिए कि कोई इलास्टिक वायर है ना, उसको जो है हमने किसी ऑब्जेक्ट से जो है वो अटैच कर दिया। जैसे ही उस ऑब्जेक्ट को मैंने हटाया तो वो इलास्टिक वायर कुछ हद तक अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन करने में जो है वो कर लेगा। तो उसी मैक्सिमम स्ट्रेस को ही कहा जाता है क्या, इलास्टिक लिमिट। मैक्सिमम स्ट्रेस अप टू विच एन इलास्टिक बॉडी रीगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट। नेक्स्ट, सेक्शन सी की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्या है सेक्शन सी? डिस्कस द मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इन ओपन ऑर्गन पाइप, यानी कि बांसुरी के अंदर जो है, जिसको हम लोग कहते हैं ओपन ऑर्गन पाइप, उसके अंदर जो है वो वाइब्रेशंस का मोड जो है वो क्या क्या होता है। तो 3 मोड्स होते हैं वाइब्रेशन के बच्चों, ठीक है। पहले मोड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये मान लीजिए कि हो गया हमारा ओपन ऑर्गन पाइप, जिसका कि लेंथ जो है वो है L। तो लेंथ इस केस में जो है, पहले केस में जो है वो क्या होगा, तो वो होगा लैम्डा बाय 2, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 एंटी नोड्स बन रहा है और एक नोड बन रहा है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि V इज इक्वल टू होता है N इंटू लैम्डा, जहाँ पे N हो गया हमारा क्या, फ्रीक्वेंसी। तो N बराबर क्या हो जाएगा, V बाय लैम्डा, ठीक है। अब देखिए लैम्डा बराबर L बराबर क्या है, लैम्डा बाई 2 है ना। तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, 2L। तो इस लैम्डा के जगह क्या पुट करेंगे हम लोग, 2L। तो फॉर्मूला क्या हो गया, N इज इक्वल टू V बाय 2L, ठीक है। अब यहाँ करेक्शन, एंड करेक्शन कितना है, 2 है, E और E। तो इसको हम लोग थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे। N इज इक्वल टू V अपॉन 2 अंडर ब्रैकेट L प्लस 2E, ठीक है। दूसरा केस में देखिए कुछ ऐसा हमारा बन रहा है, यानी कि इस केस में जो है हमारा 3 एंटी नोड्स है और 2 नोड है। तो इस केस में हमारा जो लेंथ है वो लैम्डा के इक्वल है, ठीक है। अब देखिए लेंथ जो है वो लैम्डा के इक्वल है। हम मान लेते हैं लैम्डा को क्या, लैम्डा 1, तो लेंथ भी क्या हो जाएगा, लैम्डा 1। अब जानते हैं N इज इक्वल टू होता है V बाय लैम्डा। तो N1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाय लैम्डा 1। लैम्डा 1 किसके इक्वल है, L के। तो N1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाय L। तो N1 हो गया हमारा क्या, V बाय L। ऊपर नीचे 2 से गुना भागा किए तो क्या हो गया, 2/2 V बाय L अंडर ब्रैकेट। तो इस 2 को जो है हम बाहर ही छोड़ दिया और इस 2 को जो है वो अंदर ले गए। तो 2 इंटू V बाय 2L ये हमारा आ गया, ठीक है। तो N1 इज इक्वल टू क्या हो गया,
2v/2, यानी कि n1 इज इक्वल टू 2 इंटू n भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। थर्ड केस में जो है हमारा जो लेंथ है वो 3 λ/2 के इक्वल होगा, जहाँ पे हमारा इस केस में जो है वो कितना एंटी नोड्स बनेगा, 1 2 3 4 एंटी नोड्स बनेगा, और नोड्स जो है वो एंटी नोड्स से एक हमेशा कम होगा, यानी कि 4 एंटी नोड्स है तो 3 नोड्स होगा। तो देखिए यहाँ पे v इज इक्वल टू होता है हमारा n इंटू लैम्डा, तो n इज इक्वल टू होता है v/λ, तो n2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ v/λ2। तो यहाँ पे देखिए लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा 2l/3 होगा, तो λ2 की जगह 2l/3, ये 3 जो है वो ऊपर चला जाएगा, तो क्या होगा 3v/2l, यानी कि 3 इंटू v/2l। तो यहाँ लिख सकते हैं n2 इज इक्वल टू 3 इंटू n। समझ में आया? इसको थोड़ा सा इसको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा हमारा, ठीक है, इसको लिखने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट, why an open pipe is more melodious than a closed pipe, ठीक है। ओपन पाइप जो है वो ज़्यादा मेलोडियस होता है, मधुर होता है एज कम्पेयर टू ए क्लोज पाइप। ऐसा क्यों होता है? तो इन केस ऑफ ओपन पाइप के केस में जो है वो दो तरह के हार्मोनिक्स का फॉर्मेशन होता है। पहला हो गया ऑड हार्मोनिक्स और दूसरा हो गया इवन हार्मोनिक्स। लेकिन अगर हम लोग बात करें क्लोज पाइप के केस में, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स जो है उनका प्रोडक्शन होता है। दैट्स वाई जो है कि ओपन पाइप जो है वो हमारा ज़्यादा मेलोडियस होता है। नेक्स्ट, डिफाइन टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी वह मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी होता है जहाँ पे कोई भी बॉडी जब किसी विस्कस मीडियम में गिरता है ना, तो वो एक मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी को एक्वायर कर लेता है। यानी कि कोई भी विस्कस माध्यम में, है ना, एक ऐसा मीडियम जहाँ पे विस्कोसिटी हो, उसमें जब गिरता है कोई भी ऑब्जेक्ट तो वो एक मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी को एक्वायर कर लेता है, जिसे हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई मीडियम है, मान लीजिए वाटर है, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट अगर इसके अंदर एंटर किया तो उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, बढ़ते 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 एक कांस्टेंट वेलोसिटी को एक्वायर कर लेता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। चलिए नेक्स्ट, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टर्मिनल वेलोसिटी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक कंटेनर लिया हुआ है, उस कंटेनर के अंदर जो है वो एक स्फेरिकल शेप्ड ऑब्जेक्ट है ना। जैसे ही ये स्फेरिकल शेप्ड ऑब्जेक्ट जो है ये नीचे गया, ठीक है, इस पे जो है कुल 3 तरह के फोर्सेस लगने लगे। सबसे पहले नीचे इसका वेट जो है वो एक्ट करने लगा, और इस वेट को बैलेंस किया गया 2 फोर्सेस के द्वारा, जो कि है हमारा अपथ्रस्ट और दूसरा हो गया हमारा विस्कस फोर्स, ठीक है। तो कंसीडर ए स्फेरिकल बॉडी ऑफ रेडियस आर, जिसका कि रेडियस आर है, वो किसी विस्कस लिक्विड में गिरा, ठीक है। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऑफ डेंसिटी सिग्मा, तो इस लिक्विड की डेंसिटी, इस लिक्विड की जो डेंसिटी है ना वो है सिग्मा, एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नीटा, लेट द डेंसिटी ऑफ बॉडी रो। तो और इस स्फेरिकल शेप बॉडी का जो डेंसिटी है वो मैंने मान लिया क्या, रो। तो यहाँ पे देखिए 3 तरह के फोर्सेस जो है वो एक्ट कर रहे हैं। नीचे जो है वो वेट, और ऊपर में हो गया हमारा अपथ्रस्ट और विस्कस फोर्स। तो ये दोनों फोर्सेस जो है, यानी कि अपथ्रस्ट और विस्कस फोर्स जो है, वो जब
बॉडी के, इस स्फेरिकल शेप बॉडी के वेट के इक्वल आ जाएंगे तो हम कहेंगे कि यह जो बॉडी है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन जो है वो अटेन कर लिया। ठीक है, जब वेट और विस्कस फोर्स जो है दोनों को फोर्सेस का जो वैल्यू है जब वेट के इक्वल हो जाएगा तो हम कहेंगे कि ये स्फेरिकल बॉडी जो है जो कि इस विस्कस माध्यम में गिरा वो इक्विलिब्रियम कंडीशन अटेन कर लिया। तो यहाँ देखिए अपथ्रस्ट फोर्स और विस्कस फोर्स जब दोनों जो है वो उस स्फेरिकल शेप्ड ऑब्जेक्ट के वेट के इक्वल हो जाएगा तो हम कहेंगे कि वो जो है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ गए। तो अपथ्रस्ट का जो है फॉर्मूला क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर, लिक्विड का जो डेंसिटी है वो हो गया सिग्मा इंटू जी, प्लस स्टोक्स लॉ हमने पढ़ा है। स्टोक्स लॉ क्या होता है F इज इक्वल टू 6 पाई नीटा आर वी, और वेट क्या होता है mg। m के जगह लिख सकते हैं क्या वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, और डेंसिटी हो गया हमारा कितना रो, यानी कि और ये हो गया हमारा g। तो ये हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे इसको यहाँ ले जाएंगे तो क्या बचा हमारा 6 पाई नीटा आर वी इज इक्वल टू, दोनों में हमने कॉमन लिया क्या 4/3 पाई आर क्यू, तो क्या बचा रो माइनस सिग्मा इंटू जी। यानी कि इसका ये मतलब है कि सॉलिड जो है वो हमारा जो है वो कम डेंसर है एज कंपेयर टू सॉलिड्स जो है वो ज़्यादा डेंसर एज कंपेयर टू विस्कस मीडियम। तो हमारा देखिए v निकालना है तो इस 6 पाई नीटा r को वहाँ भेज देंगे तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/9 r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा अंडर ब्रैकेट g बाय नीटा। समझ में आया। नेक्स्ट डिफाइन एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, तो वह मिनिमम वेलोसिटी जिससे कि हम पृथ्वी के सरफेस से जब किसी वस्तु को फेंके तो वह वस्तु जो है वो इन्फिनिटी तक चला जाए या फिर अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर हो जाए। द मिनिमम वेलोसिटी विथ विच ए बॉडी मस्ट बी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड इन ऑर्डर दैट इट में जस्ट एस्केप द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। इसको हम लोग VE से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए अब हम लोग जो है इसका अगला पार्ट करेंगे डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एस्केप वेलोसिटी। तो कंसिडर द अर्थ टू बी ए यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r। तो मान लेते हैं पृथ्वी जो है वो एक स्फीयर की तरह है जिसका मास कैपिटल M है और रेडियस जो है वो r है। देखिए मास कैपिटल M और रेडियस क्या है हमारा r है पृथ्वी का। तो पृथ्वी के सतह से हमने एक वस्तु को फेंका विथ वेलोसिटी v, तो ये वस्तु जो है वो इन्फिनिटी में जाके गिर गया। तो इन्फिनिटी में अगर कोई ऑब्जेक्ट पहुंच जाएगा तो उसका वेलोसिटी, उसका एनर्जी ही ख़त्म हो जाएगा, यानी कि उसका वेलोसिटी ही 0 हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, जो कि हमको कहता है कि इनिशियल सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है U इज इक्वल टू माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R। तो ये यहाँ पे पुट कर दिया। और काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा हाफ m VE स्क्वायर। यहाँ पे याद रखिएगा वेलोसिटी को मैंने क्या लिया है v, इसके वेलोसिटी है। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा 0, इन्फिनिटी तक पहुँचते पहुँचते उसका एनर्जी समाप्त हो जाएगा, यानी कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0। क्लियर। तो इसको हम क्या करेंगे वहाँ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, या इसको हम वहाँ ले जाएंगे तो G कैपिटल M स्मॉल m बाय R इज इक्वल टू हाफ स्मॉल m V स्क्वायर। तो ये m कट गया, क्या बचेगा ये 2 यहाँ चला जाएगा तो क्या होगा 2gm बाय R इज इक्वल टू VE स्क्वायर हुआ। तो VE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 2gm बाय R। अब देखिए स्मॉल g इज इक्वल टू क्या होता है कैपिटल GM अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पे हम कुछ करने वाले हैं 2gm
तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर नीचे r से गुना किए है ना, तो gm/r² है ना, तो ये हो गया हमारा 2gr। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिस्क्राइबिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो कोई भी वस्तु जब अपने मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो मूव करे, जहां पे एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो और दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत हो, तो हम कहेंगे कि पार्टिकल जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए जो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है वो क्या है, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। ठीक है, a हो गया एम्पलीट्यूड, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dy/dt, यानी कि हमको y का डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन किए तो a जो है वो कांस्टेंट है, बाहर निकल गया। ठीक है, तो d अंडर sin ओमेगा t विथ रिस्पेक्ट टू dt हमने किया तो क्या आ गया, v इज इक्वल टू a, ओमेगा था तो यहाँ ओमेगा बाहर आ गया, sin ओमेगा t का क्या होता है, cos ओमेगा t। तो वेलोसिटी क्या आ गया, a ओमेगा cos ओमेगा t। अब हमको एक्सेलरेशन निकालने बोल रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस ऑब्टेन्ड वेलोसिटी का हम लोग जो है फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे। तो क्या होगा, dv/dt dA ओमेगा cos ओमेगा t बाय dt क्या हो जाएगा, a बाहर आ जाएगा और ओमेगा भी बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, cos ओमेगा t का होता है माइनस साइन ओमेगा t, तो माइनस a ओमेगा साइन ओमेगा t इंटू ओमेगा। तो a इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t। ठीक है, अब यहां देखिए y इज इक्वल टू क्या होता है, a साइन ओमेगा t, तो a साइन ओमेगा t, इसके जगह क्या लिखेंगे y, तो a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू y। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। Hence state force law of simple harmonic motion। तो यह जो सिद्धांत है वो हमको ये कहता है कि अगर कोई पार्टिकल SHM में, सिंपल हार्मोनिक मोशन में, और उस पर हम अगर फोर्स लगाए, ठीक है, तो वो फोर्स जो है उस पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। This law states that the particle executing SHM is subjected to a force which is proportional to the displacement of particle and is directed towards the mean position। ठीक है, तो अभी हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला डिराइव किया। F इज इक्वल टू ma होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। a के जगह ये वाला वैल्यू पुट करते हैं तो माइनस m ओमेगा स्क्वायर y। ठीक है, अब हम जानते हैं k बराबर क्या होता है, m ओमेगा स्क्वायर, तो F इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस के वाई। तो हम बोल सकते हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है, एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिफाइन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जो होता है वो किसी बॉडी का एक ऐसा थर्मल स्टेट होता है जो कि ये बताता है कि बॉडी के अंदर जो है वो हीट का फ्लो जो है वो किससे कैसे हो रहा है। यानी कि मान लीजिए कि अगर हम दो बॉडीज़ को एक दूसरे के कांटेक्ट में रखते हैं जिनका कि अलग अलग टेम्परेचर डिफरेंस है, मान लीजिए यहाँ पे दो बॉडीज़ है T1 और T2 जिनका कि अलग अलग टेम्परेचर डिफरेंस है। ठीक है, तो ये मान लीजिए हॉट बॉडी है और ये है कोल्ड बॉडी। ठीक है, तो हमारा जो है ट्रांसफ़र जो है वो कहाँ से कहाँ तक होगा, तो यहाँ से यहाँ तक होगा। ठीक है, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की ओर हमारा हीट जो है वो फ्लो करेगा। तो द थर्मल स्टेट ऑफ ए बॉडी which decides the direction of flow of heat from one body to another body when both bodies are placed in contact with one another। चलिए next, state and prove zeroth law of thermodynamics। तो जब भी हम कोई भी दो बॉडीज को, है ना, जो कि आपस में एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मान लीजिए कि हमारे पास जो है वो दो बॉडीज़ है, हमारे पास तीन बॉडीज़ है A, B और C। A और B आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, A और C भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है। इसका ये तात्पर्य है कि B और C भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। अब देखिए A इज इक्वल टू B अगर है और A इज इक्वल टू C अगर है तो B और C भी तो आपस में इक्वल होंगे ना, वही यहाँ बोल रहा है।
It states that if two systems A and B are separately in thermal equilibrium with a third body C, then A and B are also in thermal equilibrium. ठीक है, तो बॉडी ए का टेम्परेचर और बॉडी बी का टेम्परेचर अगर इक्वल है, बॉडी बी का टेम्परेचर और बॉडी सी का टेम्परेचर अगर इक्वल है, तो बॉडी ए और बॉडी सी दोनों का भी टेम्परेचर क्या होगा, इक्वल होगा. चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. राइट एनी वन स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर जो है वो एक स्टेटमेंट बताइए. तो क्लॉजियस का एक स्टेटमेंट है, उसको मैं पढ़ देता हूँ. नो प्रोसेस इज पॉसिबल whose sole result is the transfer of heat from a colder body to a hotter body. यानी कि ये कहता है कि हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी में हमारा हीट जो है वो ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन कोल्डर बॉडी से हॉटर बॉडी में हमारा हीट जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकता आसानी से. उसके लिए हमको कुछ एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा. ठीक है, तो अगर सभी को हमारा यह वीडियो जो है वो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाला वीडियो जो है वो आप तक जो है वो आसानी से उपलब्ध हो सके.